हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 17 जिसका नाम है निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। बच्चों, इससे पिछली कक्षाओं में हमने पत्र लिखना सीखा और कहानी लिखना भी सीखा। इसी तरह एक विधा होती है निबंध। तो चलिए अब हम निबंध लेखन देखते हैं। निबंध भी अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। किसी विषय पर सही क्रम से अपने विचारों को लिखना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अपने मन में निबंध के विषय की एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहले लिखी जाने वाली बातें बाद में नहीं आनी चाहिए। विचार स्पष्ट होने चाहिए। अलग विचारों को अलग अनुच्छेद में व्यक्त करना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। दिए गए निबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अन्य निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों, यहाँ पे कुछ निबंध दिए गए, चलिए पहले इन्हें पढ़ते हैं। पहला निबंध है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, अवर नेशनल फ्लैग। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के सम्मान और प्रभुसत्ता का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफेद रंग की पट्टी है। सफेद रंग शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इस पट्टी के मध्य में नीले रंग का चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। यह चक्र निरंतरता और प्रगति का प्रतीक है। यह चक्र अशोक चक्र से लिया गया है। तिरंगे में सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह सभी सरकारी भवनों व कार्यालयों पर लहराता रहता है। इसे राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान है। इसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए एक और निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है स्वच्छता यानी क्लीनलीनेस। व्यक्ति को प्रातः से लेकर सायं तक अनेक कार्य करने होते हैं। इसके लिए उसे विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है। आज के युग में वातावरण का साफ व स्वच्छ रहना प्रायः संभव नहीं जान पड़ता। हवा में धूल मिली रहती है। यह धूल हमारे वस्त्रों तथा शरीर के अंगों पर जम जाती है। धूप में पसीना आता है और वातावरण की गंदगी पसीने से चिपक जाती है। धुआं उगलते वाहन समीप से गुजरते हैं, उससे भी वातावरण दूषित होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की गंदगी हमारी त्वचा व वस्त्रों में घर कर लेती है। स्वच्छता के बिना सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। शरीर पर ही हमारा प्रत्येक कार्य निर्भर करता है। शरीर स्वस्थ होगा तो काम करेगा। शरीर स्वस्थ तभी होगा जब स्वच्छता को दैनिक जीवन में पर्याप्त स्थान मिलेगा। वातावरण स्वच्छ हो यह तो आवश्यक है ही, साथ ही शरीर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। हमारे शारीरिक अंगों जैसे दांत, आंख, नाक, कान आदि को पूर्णतया साफ रखना चाहिए। इनकी सफाई ना करने के कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। खाने पीने की चीजों की स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। खाने व पकाने वाले बर्तन स्वच्छ हों, यह जांच कर लेनी चाहिए। गंदे हाथों से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। छींकते या खांसते समय हमेशा रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छता जो आपको अन्य लोगों से पूर्णतया अलग बनाती है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और इससे आप अनुशासित भी हो जाते हैं। चलिए बच्चों एक और निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है दशहरा। दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। दशहरे का त्योहार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है। दशहरा दीपावली से 20 दिन पहले मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। दशहरे से 15 दिन पहले शहरों व गांवों में जगह जगह रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन हजारों स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े रामलीला देखने जाते हैं। दशहरे के दिन श्री राम लक्ष्मण तथा वानरों की सेना भी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के विशाल पुतले जलाए जाते हैं और लोग श्री राम की जय जयकार करते हैं।
पश्चिम बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। मूर्तिकार दुर्गा माँ की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। लोग पंचमी से नवमी तक दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और दशहरे के दिन देवी दुर्गा की मूर्तियों को नदी में विसर्जित कर देते हैं। दशहरा त्योहार सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। चलिए बच्चों, एक और निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है वर्षा ऋतु। हमारे देश में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। इस ऋतु में पानी खूब बरसता है, चारों ओर पानी और कीचड़ हो जाता है। पक्के फर्श कीचड़ से बचे रहते हैं। गर्मी के कारण जो घास सूख जाती है वह वर्षा से फिर हरी होने लगती है। केंचुए, सांप आदि इन दिनों में बहुत दिखाई देते हैं। तालाबों पर मेंढक टर्राते रहते हैं। पानी बरसने से खेतों में अन्न होता है, अन्न खाकर हम जीते हैं। वर्षा होती देखकर किसानों को बड़ा हर्ष होता है। वर्षा के दिनों में काले काले बादल आकाश में छा जाते हैं। यही आज भी हुआ। विद्यालय से लौटते समय चंदन वर्षा में भीग गया था। झटपट कपड़े बदलकर वह पिताजी के पास पहुंचा। उसने पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी, आसमान में पानी क्यों बरसता है? यह पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? पिताजी चंदन को रसोई घर में ले गए। वहां चूल्हे पर रखी केतली में पानी उबल रहा था। केतली के मुंह से वाष्प निकलकर ऊपर उड़ रही थी। पिताजी बोले, जिस प्रकार इस केतली का पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है, उसी प्रकार धरती का जल सूरज की गर्मी पाकर वाष्प में बदल जाता है। वाष्प वायु से हल्की होती है, इस कारण ऊपर उठकर आकाश में चली जाती है। आसमान में ठंड होती है। ठंड पाकर वाष्प बहुत सी नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसी ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। फिर पिताजी ने ठंडे पानी का गिलास लेकर वाष्प के पास रखा। थोड़ी देर में उसमें से जल की बूंदें टपकने लगी। पिताजी बोले, जिस प्रकार गिलास से पानी टपक रहा है, इसी प्रकार वर्षा होती है। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर हमने कई सारे निबंध पढ़े हैं। निबंध को लिखने के हमने तरीके भी देखे। निबंधों को पढ़ा तो हमें समझ में भी आया कि किस तरह निबंधों का अनुच्छेद में लिखना चाहिए, भाषा उसकी सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नीचे कुछ शीर्षक दिए जा रहे हैं, आप इन निबंधों को अवश्य लिखेंगे। इसके साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।